हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका एक ऐसी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी टेट का 11वां टॉपिक है पौधों में जनन। ठीक है, पौधों में जनन पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता जनक से संतति का जन्म जनन कहलाता है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो नोट करने वाली बात क्या आई, देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि माता पिता जनक संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया में इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब क्या है, आप जानते हैं कि जनन कैसे होता है। पौधों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। देखो, ठीक है, अधिकांश पौधों का शरीर, देखो जो नोट करने वाली बातें हैं, तो अधिकांश पौधों का शरीर जड़ तना तथा पत्तियों से बना होता है। ये पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फूल निकलते हैं पौधों में। ठीक है, ये पौधे के जननांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जननांग। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं। अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधे की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होता है ना। रोपण करने का मतलब है जैसे कि हम धान की रोपाई करते हैं। ठीक है, धान की रोपाई, धान का बोना है ना, ये सब रोपाई द्वारा। अब देखो, पढ़ते हैं जनन की विधियाँ। ठीक है, तो जनन की विधियाँ क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जनन के पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा जाता है। दो प्रकार कौन कौन? एक लैंगिक जनन और दूसरा मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन होता है। अब देखो, अलैंगिक जनन में क्या? अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भाग जैसे जड़ तना पत्तियों से नए पौधे प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि कलम बनाने वाले जो कलम से होते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। बस ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में बीजों द्वारा पौधे उगते हैं और अलैंगिक में कलम बनाकर। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, कलम बनाकर जैसे भी है। तो अब देखो, बात करते हैं इसकी क्या है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है? क्या आपने कभी गन्ना, आलू है ना तथा अदरक आदि को खेत में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में लगाए जाते हैं, है ना। बस इतना ध्यान रखना है, इनके जो है छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, कितने प्रकार से होता है, तो ये होता है हमारा, देखो, मुकुलन, है ना। मुकुलन पढ़ेंगे। मुकुलन क्या होता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, है ना। क्या है? मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण द्वारा वर्धी प्रजनन। पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पाव रोटी यानी ब्रेड को फुलाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है ना। और देखो, नोट करने वाली बात है कि यीस्ट एक कोष के जीव है। क्या है? यीस्ट एक कोष के जीव है। क्वेश्चन आता है, पूछा गया था ये हमारा पीजीटी में, उसमें सॉरी अभी जो एडिट भर्ती जो हुई थी उसके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोष के जीव कौन था। तो एक कोष के जीव उसमें अमीबा था, है ना। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन करने लगते हैं, है ना। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र यानी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाता है। ठीक है, मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से बिना अलग हुए भी एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी विधि है खंडन,
है ना। दूसरी विधि क्या है हमारी, खंडन। खंडन के बारे में पढ़ेंगे। आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। ये शैवाल होते हैं, इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिससे खंडन कहते हैं, है ना। प्रत्येक खंड के टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है। अब ठीक है, अब बात आती है खंडन से कौन कौन से जनन करते हैं। स्पायरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स, है ना, स्पायरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। तीसरा आया बीजाणु निर्माण, है ना, बीजाणु निर्माण। आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को देखा होगा। भाई घरेलू हैं, घरेलू अचार वगैरह में कोई सा भी अचार हो, सिरका हो, तो इनमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है ना। इनमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है ना, फुंसी फुंसी, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिससे अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में पानी यानी प्रतिकूल, है ना, पानी तथा भोजन आदि की कमी में भी जीवित रहते हैं। जब बीजाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक यानी फफूंद को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस। अब देखो बात आती है कौन कौन से होते हैं, तो ये शैवाल, मांस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। ये पौधे हैं, है ना। शैवाल, मांस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है ना। अब आता है हमारी चौथी बात। चौथी बात क्या, वर्धी प्रजनन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन का मतलब है कलम बनाकर लगाना। देखो ये आरोपण है, दिख रहे हैं ये किस तरीके से बना रखे हैं इन्होंने, चित्र वगैरह दिए हैं। देखो ये है ना, ये है चित्र एक, ये हैगा कलम लगाकर दाब कलम द्वारा। अब देखो कैसे दाब कलम आरोपण करके, देखो ये किस तरीके से इन्होंने आरोपण करा। एक तरीके से साइड बाय साइड काट के इनको आपस में फांस दिया है। दूसरा सिंगल कलम लगाई है इन्होंने ये वाली। और तीसरा दाब यानी जो पेड़ की टहनी आती है पौधे की, उसको जो ज़मीन में दाब दिया जाता है, वो नस से छोड़ने लगती है, तो उसको आधार से काट करके फिर सीधा ज़मीन से उसका कनेक्शन हो जाता है, वो नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो एक कृत्रिम विधि द्वारा वर्धी प्रजनन है। तो जब पौधे के वर्धी भाग, है ना, जब पौधे के वर्धी भाग जैसे कौन कौन से, जड़ है, तना है और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं, है ना, बिना बीज के, जैसे शकरकंद, डहेलिया, है ना, शतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार देखो और कौन कौन से, आलू, अदरक, गन्ना, है ना, वर्धी प्रजनन के तने द्वारा होता है। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन और है ना, तो क्या है हमारे, ये देखो शकरकंद, डहेलिया, शतावर ये है हमारी जड़, और आलू, अदरक, गन्ना ये हमारे तने हैं, है ना। ध्यान रखना, अदरक कभी भी जड़ नहीं है, तना है। अब कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, है ना, पत्तियों द्वारा अजूबा और बिगोनिया, है ना। अजूबा और बिगोनिया में पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके पत्तियों के सिरे पर कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं। वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। आरोपण, दाब कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं, बस ध्यान रखना है। कृत्रिम विधियां कौन कौन सी, आरोपण, ठीक है, कौन कौन सी हमारी, आरोपण है, दाब कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं ये सब। और पढ़ते हैं, देखो क्रियाकलाप वगैरह नहीं, फिर भी नज़र डाल लेते हैं। देखो मनी प्लांट की टहनी, है ना, 20 से 30 सेंटीमीटर की कलम बना ले और जल से भरे बोतल में रख दो। क्या होगा, उसकी गांठों पर सफ़ेद सफ़ेद तंतु जैसी संरचना दिखाई देंगी। यह जड़ है, साथ ही उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं और पौधे में वृद्धि आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार आलू है, आलू वगैरह भी बोते होंगे, देखो जो गाँव के लोग हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं जो अपने नज़दीक के किसी किसान की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हल्दी, अदरक, गन्ना ये क्या है, सब हमारे तने हैं, ना कि जड़। ध्यान रखना है इस बात का। बात करते हैं लैंगिक जनन की। देखो लैंगिक जनन से क्वेश्चन आता है जरूर, है ना, क्वेश्चन आता है लैंगिक जनन से जरूर, और पूछेगा ही पूछेगा। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा
जनकों की भागीदारी होती है। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के चार भाग कौन कौन से? बाह्य दल, है ना, चार भाग होते हैं हमारे, बाह्य दल, है ना, बाह्य दल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर। अधिकांश पौधों में पुंकेसर, है ना, पुंकेसर नर जननांग तथा स्त्रीकेसर जो है मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द्विलिंगी पुष्प। और द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? जैसे बात करते हैं, देखो, गुड़हल है, सरसों, मटर, सेम, है ना, आदि कुछ पौधों के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एक लिंगी पुष्प, है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। गुड़हल, सरसों, मटर, सेम ये एक लिंगी पुष्प होते हैं, है ना। और क्या है? पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा, है ना, ये भी हैं। नहीं फ्रेंड, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो, द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? गुड़हल, सरसों, मटर, सेम, है ना। कुछ पौधों में पुंकेसर, स्त्रीकेसर अलग अलग इस पुष्पों पर पाए जाते हैं। वो कौन से? एक लिंगी कौन कौन से आ गए? पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, है ना। पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ये कैसे हैं? एक लिंगी हैं। गुड़हल, सरसों, मटर, सेम ये द्विलिंगी पुष्प हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो बात करते हैं, एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? अभी बताए थे, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। अब देखो ये आगे धीरे 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 ये जो संरचनाएं होती हैं ये हमारे वर्तिकाग्र होते हैं। क्या होते हैं हमारे? ये वर्तिकाग्र। अब धीरे धीरे देखो ये आगे हल्का सा सफ़ेद सा भाग ये दल कहलाएगा, और ये अंदर एक संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, ये हमारी वर्तिका होगी। और ये अलग अलग चारों ओर छोटे छोटे जो है पुंकेसर। फिर देखो ये एक अंडा सा दिखाई देता गोल गोल सा कुछ, है ना, भूरे रंग का, तो ये होता हमारा अंडाशय। और बाकी ये हरे रंग का जो था फूल से नीचे हरे रंग का, ये बाह्य दल कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बाह्य दल की बात करें, ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं, है ना। बाह्य दल नीचे से तो शुरुआत होती है, तो ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं, और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। दल की बात करते हैं। दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्राय ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होता है। जैसे गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, गुलाब में गुलाबी, चमेली में सफ़ेद। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। यानी इनमें जो है परागण जो होता है वो मीठे रंग का होता है, जिससे कि कीट जो है इनकी ओर आकर्षित होते हैं। विभिन्न पौधे के पुष्प में दलों की संख्या अलग अलग होती है ना। जैसे गुड़हल में 5, सरसों में 4, है ना, आदि दल पाए जाते हैं। किसी पौधे को गुड़हल वगैरह का फूल हो या किसी सरसों का पौधे का फूल हो, उस समय उसे देखकर जो है थोड़ा अवलोकन करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला भाग आता है पुंकेसर। पुष्प के भीतर धागे, तंतु यानी धागे जैसी संरचना दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब स्त्रीकेसर आता है अगला भाग। यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग, अंडाशय, और अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना। वर्तिका और वर्तिकाग्र के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र, है ना। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? एक या अनेक बीजांड होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिका होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं, है ना। बात आती है परागण की। परागण के बारे में बात करते हैं कि परागण क्या है। आपने तितलियों तथा मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए जरूर देखा होगा। दरअसल ये मकरंद, है ना, मकरंद बोलते हैं शहद को। क्या होता है मकरंद? शहद को चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं, तो फूलों के परागकण इनके पैर तथा पंखों में चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं, है ना। ये स्वपरागण है, ये परपरागण है।
परागकोशों का परागकणों का परागकोशों से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि द्वारा होती है ना। जब परागकण अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। अब परागणों का अंकुरण तथा निषेचन। परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं जिसे नर युग्मक होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? नर युग्मक। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड, यानी बीजांड को ही अंडकोश कहा जाता है, तो उसमें प्रवेश करती है। इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनता है ना। तो ये बड़े ही ध्यान से याद करने वाली बात है कि क्या है, निषेचन के बाद, है ना, ध्यान रखना, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बनता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनता है ना। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, है ना। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, है ना, जैसे आम, सेब, है ना, संतरा, नींबू, टमाटर आदि कैसे होते हैं? ये जो है रसीले होते हैं, है ना। और कुछ क्या होते हैं? कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजों के प्रकीर्णन के। देखो बीजों का प्रकीर्णन क्या है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के पौधे के स्थान पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में बीजों एवं फलों के प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। यदि कभी आप खेत या झुरमुट यानी झाड़ झांकड़ जो होते हैं इसके पास से होकर गुजरेंगे तो तुमने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे कपड़े में चिपक जाते हैं। ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना, यानी या तो कांटेनुमा होंगे या रोम युक्त होंगे या चिपकने योग्य होंगे, तो उसमें जो रूपांतरित हो जाते हैं। सोचिए अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर उग जाएंगे तो क्या होगा। दरअसल एक ही जगह उगे नए पौधे नवोद्भिदों, है ना, नवोद्भिद कहते हैं नए पौधों को। इनके बीच में स्थान तथा भोजन, जल, खनिज लवण तथा प्रकाश के लिए संघर्ष होगा, यानी आपस में एक जगह लड़ने लगेंगे, है ना। अगर मान लो एक जगह जो कई सारे आदमियों को रख दिया जाए और उनके बीच में थोड़ा सा भोजन रख दिया जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, मारपीट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर एक साथ बीज बो दिए जाएं तो उनमें जो भोजन यानी जल, खनिज लवण तथा प्रकाश के लिए संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब है अगर एक जगह एक आदमी बंद कर दिए जाएं तो उनमें से किसी को भी सही प्रकार से भोजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों यानी भोजन और स्थान को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकृति में फलों और बीजों का प्रकीर्णन वायु तथा जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल यानी मैपिल, है ना, के पौधे पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल, है ना, रोमयुक्त फल, है ना, हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, है ना। पक्षी जो हैं फलों को खाते हैं, बीज पच नहीं पाते और मल के साथ बाहर आ जाते हैं, है ना। और ज़रूर थोड़े के उसी पेड़ पर बैठे वहीं से खाया और वहीं पे मल कर दिए, ऐसा नहीं है। वहाँ से खाया, उड़ गए, कहीं और जाके कर दिया तो वहाँ पे क्या होता है, बीज गिर जाते हैं और वहाँ पे बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ उगाता है। यह बीज उगकर नए पौधे विकसित हो जाते हैं। आपने पीपल के पेड़ को दीवारों पर उगते हुए देखा होगा,
सभी ने देखा होगा। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतु में रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं जैसे कंटकी यानी कांटेदार के बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, है ना, वो इस तरीके का होता है। कुछ पहले जो है क्या करते थे, पहले स्कूल वगैरह में जाते थे तो इसमें पहले जो है स्कूल में जाते थे तो इस तरीके का एक आकार का एक क्या बोलते हैं कांटेदार होता था, इस तरीके से होता था वो थोड़ा सा आगे वो, है ना। तो इस पर जो और उस पर क्या होते थे, कांटे होते थे इस तरीके के कांटे होते थे। तो लोग क्या करते थे, उन्हें जो फेंक के मार देते थे तो वो क्या होता था, वो चिपक जाता था, है ना। इस तरीके के वो कांटेदार होते हैं तो जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैसे यूरेना, हाँ देखो नाम याद है उसका, यूरेना तथा जैंथिक, है ना, जैंथिक ये नाम है उनकी, क्या, यूरेना तथा जैंथिक, ध्यान रखना इस बात का। तो कुछ पौधे के फल जैसे मटर तथा अरंड झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। देखो अंडी के पेड़, अरंडी का पेड़ देखा होगा तुमने, उसके छोटी छोटी अंडी निकलते वो झटके से फटते हैं तो बीज क्या होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। अब देखो जो हमने सीखा है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। देखो क्या सीखा हमने, एक एक लाइन दी है। सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधे में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक। पौधे जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, है ना। अलैंगिक जनन में पौधे नहीं, सॉरी, अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर, है ना, मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है ना। और लास्ट में क्या है, ये हमारा निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, ठीक है। और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है इस पे बेस, उनको देखते हैं क्या है। देखो पहला ही विकल्प है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। क्या प्रक्रम कहलाता है, वो कहलाता है निषेचन, है नहीं। नर और मादा क्या करते हैं, आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है ना। तो परिपक्व होने पर अंडाशय किस में बनता है, अभी बताइए। इस पुंकेसर में, फल में, स्त्री केसर में। तो परिपक्व होने पर अंडाशय जो वो विकसित हो जाता है हमारा बीज में, ना कि स्त्री केसर में, है ना, बीज में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, देखो अजूबा की बात करते हैं। अजूबा जो है किसके द्वारा जनन करता है, तो अजूबा जनन करता है पत्ती के द्वारा। अजूबा का पेड़ अभी पढ़ा था। पौधे का जनन अंग क्या होता है, हमारा फूल होता है ना। और पढ़ते हैं आगे। परागकण की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, वो कहलाता है हमारा परागगण, है ना। ऊपर वाले का आंसर फूल था। अब देखो रिक्त स्थान है, कुछ रिक्त स्थान वैसे भरने नहीं है, हमें सही गलत देखने होते हैं। सही गलत वगैरह में जो है ना, वो ज़्यादा आते हैं या जोड़े मिलान आ जाते हैं, तो उनको देखते हैं। देखो स्पाइरोगायरा तथा यूरोलिथ्रेक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। देखो ये सही गलत बताना है, तो वही बताएंगे क्या है। तो स्पाइरोगायरा तथा यूरोलिथ्रेक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, बिल्कुल सही बात है। यीस्ट में खंडन विधि द्वारा होता है। यीस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ये गलत है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, ये भी बात गलत है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मिलाते हैं जोड़े, है ना।
देखो इनके जोड़े कैसे मिलाएंगे। अब जोड़े मिलाने की बात आती है ना। तो आँख, आँख किसकी होगी बताओ। आँख जो है आलू में पाई जाती है। खंडन है ना, खंडन ये स्पायरोगायरा में हो जाएगा। और पंख जो होंगे, पंख यानी बीजाणु की बात करते हैं, बीजाणु की, है ना। बीजाणु क्या कहलाएंगे, मोपिल। उसके बाद कली, है ना, कली 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 या मुकुल, ये हो जाएगा हमारा। देखो दोबारा से देखते हैं इनको एक बार से कि कौन किससे मिलेगा। तो बीजाणु, बीजाणु किसके होते हैं भाई, हैं बीजाणु। देखो कली कली, आँख, आँख तो वैसे ये तो पक्का है कि आँख आलू में होती है, ये तो पक्का ही है। और उसके बाद पंख की बात करते हैं, पंख, पंख होते हैं डबल लोटी या फफूंद के। और उसके बाद करते हैं बीजाणु, बीजाणु कहलाते हैं मोपिल। और कलिया मुकुलन यानी यीस्ट, यानी मुकुल जो होता है ये यीस्ट होता है। और एक लास्ट का कौन सा बचा, सभी मिल गए, है ना। एक और बचा है, कौन सा बचा है देखो, स्पायरोगायरा, यानी खंडन जो होता है वो स्पायरोगायरा करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे मिलान हो गए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरीके की तैयारी के लिए, साइंस की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद। और लास्ट में एक बात और है, इसी तरीके की अगर वीडियो आप वीडियो से तैयारी करना चाहते हैं साइंस की, देखो मैंने एनसीईआरटी की बुक लगा रखी है। और इसमें से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।